विद्यार्थियों, आप सभी का इस तीसरे वीडियो के पठन पाठन में स्वागत है। आप सभी जो है इसके पहले दूसरे दो वीडियो जो है वह आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग को इतना पता भी है कि तीसरे वीडियो में यानी वीक नंबर सप्ताह 2 के तीसरे वीडियो में आप लोगों को क्या है कि कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा किया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना प्रश्न जितना है उसको पढ़ना है, समझना है, फिर उसके उत्तर को लिखना है। तो मैं अभी आपके सामने मैं इस वीडियो में मैं पहला प्रयास मेरा ये होगा कि मैं कविता के जो पंक्तियाँ दिखाकर कुछ अर्थ स्पष्ट करती हुई उसके बाद मैं आप लोगों से प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूँगी। परंतु मैं यह उम्मीद करूँगी आप लोग से कि आप लोग जब मैं व्याख्या समझा दूँगी तो फिर आप लोग जब प्रश्नोत्तर मैं बताऊंगी या समझाऊंगी तो आप लोग अपनी तरफ से भी उत्तर सोचिएगा। जब आप लोग अपनी तरफ से उत्तर सोचेंगे तो क्या होगा कि आपको खुद को भी आप समझ पाएंगे, खुद के लिए भी कि आपको कितना समझ में आया है कविता और आप लोग जो है और क्या क्या उसमें जोड़ना चाहिए ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। यानी आप अपना मूल्यांकन खुद कर पाएंगे। हाँ, तो आप ये प्रयास ज़रूर से करिएगा विद्यार्थियों कि जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग देखिएगा कि आपने जो उत्तर सोचा है या आपने उत्तर जो विचार किया है होना चाहिए वैसा उत्तर आपका अध्यापिका जी के साथ मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ किया जाता है। तो आप लोगों ने कांटों में राह बनाते हैं कविता को पढ़ा है। हाँ, कविता को पढ़ा है। तो ये मैं एक बार कविता की पंक्तियों को दोहराते हुए आप लोगों के सामने इसका अर्थ स्पष्ट करती हूँ जरा सा। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये कविता है कवि रामधारी सिंह दिनकर की। तो जो इस कविता के बारे में मैं आपको पहली बात यह बता दूं कि कविता के जो कठिन शब्द हैं और उसके जो अर्थ हैं वह मैंने प्रत्येक वीडियो में भी दिया है और पुस्तकों में भी है। तो मेरा यह कहना है कि आपके पुस्तक में है तो आप लोग वहाँ से ज़रूर से उसे याद कर लें और इन जो कठिन शब्द हैं उनकी वर्तनी का आप अभ्यास करें जिससे कि इसकी त्रुटि आपके लेखन में ना हो। जब आप प्रश्नोत्तर लिखें या वाक्य संरचना करें या इस पाठ से जुड़ा कोई भी उत्तर लिखें तो जब इन शब्दों का प्रयोग करें अपने उत्तर के दौरान या अपने लेखन के दौरान तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो चले कि जब विपत्ति आती है, सचमुच की विपत्ति आती है तो कायर लोग क्या होते हैं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन जो सच्चे सूरवीर व सूरमा होते हैं वो विचलित नहीं होते, वे घबराते नहीं हैं, वे एक क्षण के लिए भी नहीं घबराते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, एक क्षण के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं, बल्कि विघ्नों को देखकर उसे गले लगाते हैं, अर्थात विघ्नों को देखकर उसको दूर करने का उपाय करते हैं और उसमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता तलाशते हैं। वैसे तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने और भी अच्छी तरह से व्याख्या करके इस पद को आप लोगों को बताया है। तो अगर आप लोगों ने उसको सुना और समझा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चले अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आपको बताया भी गया था, फिर से बताती हूँ कि इस संसार में ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो मनुष्य के रास्ते में आ सके। यानी मनुष्य हर विघ्न बाधाओं को क्या है जीतने में सफलता प्राप्त कर सका है। खम ठोक ठेलता है जब नर यानी मनुष्य जब कभी ललकारता है किसी को, किसी समस्या को, मुश्किलों को जीतने के लिए ललकारता है तो पर्वत के जाते पांव उखड़, अर्थात पर्वत जैसी जो समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं, जो विशालकाय समस्याएं, वे सभी क्या होती हैं, उनके भी पांव उखड़ जाते हैं। यानी वे भी
मनुष्य के आगे झुक जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। और मनुष्य जब जोर लगाता है, यानी अपना मेहनत और परिश्रम लगाता है, बहुत सोच विचार करके जब किसी समस्या को दूर करने का या मुश्किल से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तब वह मुश्किल क्या होती है, पानी की तरह क्या है, सरल हो जाती हैं। पानी की तरह सरल हो जाते हैं और मनुष्य आसानी से उस पर जीत हासिल कर लेता है। किसके दम पर? अपनी सोच, विवेक, बुद्धि के बल पर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा विद्यार्थियों। अब मैं अगले स्लाइड, अगले पद की ओर बढ़ती हूँ। वो बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, यानी मनुष्य के भीतर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हुए हैं। हाँ, तो जो कि दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जिस तरह से वर्तिका और मेहंदी, मेहंदी के अंदर लाली छुपी हुई है और वर्तिका के बीच उजियाली यानी रोशनी छिपी हुई है। तो वह अगर आप देखना चाहें तो वह दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब वर्तिका जल उठती है यानी स्वयं जब जलती है तो उसकी रोशनी सबको दिखाई देती है। और मेहंदी जब पत्थरों के बीच से पिसकर बाहर आती है और हाथों में लगती है, तब उसकी लालिमा दिखाई देती है। यानी अपने गुणों को और अपने अंदर की रोशनी को निखारने के लिए हमें बहुत प्रयास और मेहनत करना पड़ता है। बहुत से कष्टों और मुश्किलों से इंसान को क्या है, जूझना होता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यानी हमें अपने अंदर के गुणों को निखारना है। यानी जब आप माचिस की तीली से दिए को यानी बत्ती को जलाएंगे, तभी आपके घर में रोशनी होगी। ठीक उसी तरह से जब आप प्रयास करके अपने अंदर के गुणों को विकसित करेंगे, तभी आपका जो व्यक्तित्व है वह गुणों से जगमग हो उठेगा। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को इसके बाद आगे कुछ कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ बताने जा रही हूँ। हाँ, तो आप देख सक रहे हैं, प्रखर, प्रखर माने तीव्र, तेज। वर्तिका यानी दिए की बाती, बत्ती दिए के अंदर तेल में डूबी और वह रुई से बनी बत्ती। तो आप लोगों को यह अर्थ पूरी तरह से पता चल चुका है। अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को कविता से जुड़े हुए बहुत जितने भी कठिन शब्द थे उनके अर्थ समझ में आ गए हैं। एक अर्थ जो क्या है, मग, मग यानी रास्ता। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ें हम। संक्षिप्त प्रश्न अभ्यास कार्य। संक्षिप्त प्रश्न पर यह आपका अभ्यास कार्य है। आप लोग जानते भी हैं कि अध्यापिका जी हर बार आप लोगों को कहती भी हैं कि आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर ठीक से लिखने चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न रखा है। अब आप देखिए प्रश्न को ध्यान से, मैं पहले पढ़ती हूँ। कांटों में राह बनाते हैं कविता के रचनाकार का नाम बताएं। यहाँ पर लिखा है रचनाकार, यानी इस कविता को रचने वाला, इस कविता को बनाने वाला, इस कविता को लिखने वाला। बहुत बार आप लोग पूछते भी हैं कि अध्यापिका जी रचनाकार का नाम क्या है, रचनाकार क्या होता है, हमें नहीं पता। तो मैं फिर से बता दूं, रचनाकार यानी जो कविता को रचता है यानी लिखता है। और यह 1 अंक का है यानी 1 मार्क्स का है। तो आपको इसमें ज़्यादा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कांटों में राह बनाते हैं कविता के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। फिर से मैं दोहरा दूं, कांटों में राह बनाते हैं कविता के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। तो बस आपको इस 1 मार्क्स में यहाँ पर सिर्फ 1 वाक्य लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, अनावश्यक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, कायर मनुष्य किस बात से दहल जाते हैं। यह भी आपका 1 मार्क्स पे है, 1 अंक है इसका। तो कायर मनुष्य विपत्तियों को देखकर डर जाते हैं, दहल जाते हैं, सहम जाते हैं। तो आप इसको 1 वाक्य में भी लिख सकते हैं, 2 और अधिक से अधिक 2 वाक्य में लिख सकते हैं। यानी आप यहाँ पर देख सक रहे हैं कि आपको ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो बस आपको ये इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना है कि जब परीक्षा के दौरान या फिर जब आप अपने गृह कार्य के समय या कक्षा कार्य के समय प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो इन सब बातों पर ज़रूर से ध्यान दें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक समय सीमा के भीतर यानी एक टाइम के भीतर ही आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। यदि आप लोग अगर एक मार्क्स का प्रश्न है और आप उसमें अनावश्यक 2-4 बातें और लिख देते हैं तो उस अध्यापिका जी उस पर कोई अंक आपको मार्क्स नहीं दे पाएंगी। ठीक है, यही रहा। चले, इस तरह के 1 अंक के प्रश्नों के उत्तर कैसे होने चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चले अगली स्लाइड, अगले पड़ाव की ओर। अगला है हमारा पंक्तियों पर आधारित प्रश्न पर अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य आप देख सक रहे हैं यहाँ पे कि ये है पंक्तियों पर आधारित। यहाँ पर मैंने कविता की 4 पंक्तियाँ ली हैं और उसे रखा है, आप देख सक रहे हैं। उसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके प्रश्न आपके सामने लाती हूँ। तो जब आप एक संग मैं यहाँ पर अधिकतर पंक्तियों पर आधारित प्रश्न में 3 या 4 या 2 इस तरह से प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, पहले आपको देखना है चारों पंक्तियों की व्याख्या अर्थ देख लेना है। यह अर्थ मैंने लिखा भी था। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार पढ़ती हूँ आपके लिए। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आप समझ सक रहे हैं? हाँ, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सच में वास्तव में जब जीवन में सच है विपत्ति जब आती है तो आरंभ की 1-2 पंक्तियों को आपके अर्थ को इसमें आपको लेना होगा कि जब सच में कोई विपत्ति आती है तो कायर तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन सुरमा डरते नहीं हैं, सहमते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। वे एक क्षण के लिए भी अपने धीरज को नहीं खोते और जब विघ्न आता है तो उसे वो खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। गले लगाने का यह अर्थ नहीं कि उसे आप लेकर बैठ गए, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए उस समस्याओं को क्या है, उन मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करते हैं। कौन? वीर सुरमा। और इसके बाद वे कांटों से भरी हुई समस्याओं के बीच से अपना रास्ता, अपने जीवन का रास्ता आसान कर लेते हैं। तो ऐसे होते हैं सच्चे सुरमा। तो समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, आपको तो अर्थ अब समझ में आ गया कि अर्थ क्या है। 1 अंक का है यह, तो आप 1 अंक में आप प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ें, क्योंकि यह कितनी बार होता है कि बच्चों को उत्तर सारा आता है। हाँ, सभी उत्तर आते हैं और हड़बड़ी में वे लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो उपर्युक्त पंक्ति में सुरमा क्या देखकर विचलित नहीं होते। तो अब यह तो आपको आगे की 2 पंक्तियाँ मालूम होनी चाहिए, है ना? यहाँ पर तो है नहीं। तो क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों में सुरमा विपत्ति को देखकर विचलित नहीं होते। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, और अगर थोड़ी भाषा में सुधार करके प्रस्तुति को सुधारते हुए अगर आप लिखते हैं तो उपर्युक्त पंक्ति में सुरमा अपने जीवन में आने वाली विपत्ति और संकटों को देखकर घबराते नहीं हैं। हो गया, एक ही बात को मैंने देखिए अलग तरीके से कही। तो यह आपकी भाषा की प्रस्तुति पर भी निर्भर करता है कि आप अपने उत्तर कैसे लिखते हैं। अब यह देखिए, मैंने आपके सामने दूसरा प्रश्न रखा है, क्षण और धीरज का समानार्थी शब्द बताएं। तो यह आपको तो आसानी से आता है। तो अधिकतर जल्दबाजी के कारण विद्यार्थी जो है पूरे वाक्य में उत्तर नहीं देते हैं, जबकि यह साहित्य है और साहित्य में आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना चाहिए। तो क्षण का अर्थ है पल और धीरज का अर्थ है धैर्य। ऐसे इस तरह से आप पूरे वाक्यों में उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, अब मैं तीसरा प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करें। व्याख्या का मतलब मालूम है आपको कि उपर्युक्त पंक्तियों के जो अर्थ है उसे अपने शब्दों में आपको समझाना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों, ये पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक के कविता कांटों में राह बनाते हैं से ली गई है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं
और कवि जो है वह हमें क्या कहा, कवि इस पद में या इन पंक्तियों में हमसे यह कह रहे हैं कि जब विपत्ति आती है तो सुरमा विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं, बल्कि धीरज धरते हुए विघ्नों को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मुश्किलों से भरी हुए क्या है, मुश्किलों से भरी हुई राह को क्या है, राह को आसान कर लेते हैं। यानी अपनी सूझबूझ, विवेक और बुद्धि से कांटों के समान जो मुश्किलें हैं उनको हल करते हैं, उनको दूर करते हैं अपने जीवन से। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप समझ सके होंगे कि आपको किस तरह से उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर भी देखिए ये 2 अंक था, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 से 6 वाक्य कहे हैं। हाँ, तो यही बात यहाँ पर है कि आपको देखना होगा कि कितने आपके व्याख्या के अंश में कितनी पंक्तियाँ हैं, ऊपर कितनी लाइन्स हैं, और उसके आधार पर उसके अर्थ को स्पष्ट करना होगा। आप यह ना लिखें कि मैम या अध्यापिका जी यह 2 अंक है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 वाक्य ही लिखूँगा या लिखूँगी। आपको समझ में आया? अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर अब हमारे सामने आ रहा है हॉट क्वेश्चन अभ्यास, यानी वैचारिक और ये आलोचनात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए एक पहला प्रश्न है, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कांटों में राह बनाते हैं कविता में कांटों के माध्यम से किसकी ओर संबोधित किया है? कांटों के द्वारा मनुष्य क्या क्या पा सकता है? तो आप देख सक रहे हैं कि पहला तो अंक यहाँ का, ये अंक 3 इसमें 3 अंक है, यानी 3 मार्क्स में 3 मार्क्स में यानी 3 अंक। तो आप क्या करेंगे इसमें कि आप यहाँ पर पहले देखिए कि प्रश्न 2 भागों में विभक्त है, यानी 2 पार्ट है इस प्रश्न के। पहले पार्ट में पूछा गया है कि कांटों के माध्यम से किसकी ओर संबोधित किया गया है, और दूसरा है कांटों के द्वारा मनुष्य क्या क्या पा सकता है। तो आप तो जानते हैं कि कांटे किसे कहा गया है। कांटे का मतलब तो ये नहीं कि गुलाब के फूल में जो कांटे हैं वह रास्ते में गिरे हुए हैं और आप उसको झाड़ू लगाएं और आप वो साफ़ हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। आप तो समझ सके हैं कविता का जो इंटरनल यानी केंद्र भाव क्या है। तो उत्तर आप इस तरह से लिखें कि कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कांटों में राह बनाते हैं कविता में कांटों के माध्यम से हमारे जीवन की समस्याओं और मुश्किलों की ओर क्या है, इशारा किया है या मुश्किलों की ओर संबोधित किया है। या विपत्ति भी लिख सकते हैं, विपत्ति की ओर संबोधित की ओर इशारा किया है। अच्छा, कांटों के द्वारा मनुष्य क्या क्या पा सकता है। अब आप सोचिए, अगर मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं और विपत्ति आती हैं, तो विपत्ति रूपी कांटा जब जीवन में आता है तो आपको क्या मिलता है? आपको जीवन में अपने ऊपर विश्वास करने का गुण प्राप्त होता है। आप यह सीखते हैं कि आप मुसीबतों को किस सूझबूझ के द्वारा जीत सकते हैं। तो आप उदाहरण भी दे सकते हैं। हाँ, इस बात को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आप उदाहरण भी दे सकते हैं किसी घटना का या किसी की कहानी का छोटा सा अंश, छोटा सा भाग, वो आप दे सकते हैं 3-4 लाइन में। हाँ, तो इस तरह से आप, यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि अगर एक खिलाड़ी है, वो अगर रेस में यानी रेस में भाग लेता है, दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो एक बार में वह जो है दौड़ नहीं जाता। जब वो दौड़ने का प्रयास करता है तो वो बार बार कितनी बार गिर जाता है, उसके पाँव में चोट लग जाती है, वो उसकी माने वह बहुत सी तकलीफ़ों को झेलता है। तो क्या तकलीफ़ों को झेलते झेलते फिर उसके अंदर वह ताकत आ जाती है कि उसे जब भी जो दौड़ना पड़ता है तो वह आसानी से दौड़ लेता है। यानी 2-3-4 मुश्किलें आई, वह उनको जीत गया, उसमें उत्साह आ गया, उत्साह का गुण आ गया, उसके अंदर मुश्किलों को जीतने का गुण आ गया, उसके अंदर हिम्मत आ गई कि कोई भी समस्या आए मैं तो अब दौड़ सकता हूँ आसानी से इतनी दूरी तक। तो कहने का तात्पर्य है कि विपत्तियों को झेलकर, कष्टों को झेलकर मनुष्य के अंदर बहुत से गुणों का विकास होता है, सहन शक्ति का विकास होता है, सहने की क्षमता, ठीक है, विजय पाने का गुण विश्वास होता है, विजय पाने का गुण विकसित होता है।
हाँ, मैं जीत जाऊंगा मुश्किलों से। हिम्मत आ जाती है। सूझबूझ और विवेक की क्षमता का विकास होता है। सूझबूझ और बुद्धि का विकास हो जाता है, जिससे वे प्रयास करके, लगा मेहनत करके अपनी समस्याओं को जीत लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से समझाकर लिखते हैं। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियों में मेहंदी और वर्तिका के उदाहरण द्वारा कवि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। मैंने जब दूसरा वीडियो बनाया तो मैंने उसमें मेहंदी और वर्तिका के बारे में अच्छी तरह से समझाया है कि मेहंदी में क्या, मेहंदी देखने में हरा है परंतु उसके अंदर लालिमा का गुण छिपा है। उसी तरह से वर्तिका जो है सफ़ेद रुई की बत्ती के समान दिखने में लगती है, जो तेल में डूबी दिए के साथ है, लेकिन क्या है, बत्ती। वर्तिका जो है, तो कहने का तात्पर्य है कि वह सिर्फ एक दिया है जिसमें बत्ती लगी हुई है, तेल है, उसमें वह डूबा हुआ है, पर वह जब जलता है तो चारों तरफ रोशनी करता है। इसीलिए हमें सद्गुणी बनने के लिए, हमें अपने अंदर एक से बढ़कर एक प्रखर गुणों को विकसित करने के लिए बहुत से मेहनत, परिश्रम करने होंगे, बहुत से कष्टों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तभी हम क्या बनेंगे, तभी हम सद्गुणी चरित्रवान बनेंगे, है ना। तो आप इस उत्तर के लिए दूसरे वीडियो के अंश को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, अपने विचार के आधार पर बताएं कि एक सुरमा में कौन कौन से गुण होने चाहिए और क्यों। अब आप तो सोच सकते, सुरमा यानी वीर योद्धा, हाँ योद्धा, वीर पुरुष। तो वीर पुरुष पे कौन से गुण होने चाहिए, एकदम सहज है। पहले तो उसमें साहस होना चाहिए, हाँ, उसे कायर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके अंदर बल होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। उसके बाद उसके पास मुश्किलों को जीतने का अनुभव होना चाहिए, है ना। अनुभव नहीं होगा तो फिर वो आगे काम नहीं, युद्ध के मैदान में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से सुरमा में सच्चाई का गुण होना। सुरमा यानी एक योद्धा, वीर योद्धा, उसमें बहुत से गुण हो सकते हैं। ये आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। और उसमें आप क्यों, तो आप कोई उदाहरण दे दीजिए किसी घटना का, किसी के। मैंने तो 2-3 योद्धाओं का उदाहरण दिया है ना, 3 योद्धाओं का उदाहरण दिया है शुरू में ही, पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। तो इन प्रश्नों के उत्तर को लिखने के लिए आपको आवश्यकता है कि आप तीनों वीडियो ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहीं तक रहा हमारा वीडियो। ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, प्रश्नोत्तर लेखन को अच्छी तरह समझने के लिए इस प्रस्तुति को कम से कम 2 से 3 बार देखें। कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को बार बार दोहराएं। प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने का अभ्यास करें। तो अधिगम प्रतिफल, समस्या समाधान, कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा, साहस, देश प्रेम, मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना, वीरता, सकारात्मक विचारधारा को आत्मसात करने में विद्यार्थी सक्षम हुए। जीवन कौशल से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में, विषयानुसार अपने विचार को और ज्ञान को परिपक्व करने में, अपठित अंश को पढ़कर अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करने में, नवीन शब्दों को अर्थ सहित शुद्ध वर्तनी के साथ ग्रहण करने में, प्रश्नों के प्रारूप को जानने में, वैचारिक और आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर लेखन की शैली को जानने में। धन्यवाद। आज इस वीडियो में यहीं तक रहा। यहाँ पर हमारा यह कविता का अंश यानी कविता समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।